आपकी आमद का शुक्रिया। इसने जवाबी कोड दोहराते हुए दरवाजा खोल दिया। वो एक नौजवान था जिसने अपर का हुड सर पर ओढ़ रखा था। इसके चेहरे पर मास्क था और हाथ में चाय का थर्मास थामा हुआ था। माज इसे देखकर मुस्कुरा दिया। इसे मालूम था कि वो बाहर स्कूटी पर मामूर लोगों से ये कहकर आया होगा कि मिस्टर अम्मार को रात भर जागकर अपना कुछ अहम काम निपटाना है, इसलिए उन्होंने अपने लिए चाय मंगवाई है। टाइम ज़्यादा नहीं है, आपको फौरी तौर पर यहाँ से निकलना होगा। थर्मास मेज पर धरते हुए इसने पैगाम दिया तो माज ने नोट किया कि इसके हाथों में दस्ताने थे, यानी वो अपने फिंगरप्रिंट्स के मामले में मुहतात था। ठीक है, तो फिर हम चेंज कर लेते हैं। लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने के बजाय माज ने भी फौरी अमल करना मुनासिब समझा। चंद मिनटों में ही वो एक दूसरे के लिबास में खड़े दिखाई दे रहे थे। दोनों का कदो कामत तकरीबन यकसा था, इसलिए लिबास पूरा आया था। बस माज को इसकी कमीज थोड़ी सी तंग हो रही थी, लेकिन ऊपर अपर होने की वजह से देखने वालों को महसूस नहीं हो सकता था। मास्क और दस्तानों की इजाफी जोड़ी अपर की जेब में मौजूद है। लिबास की तब्दीली के बाद इसने मास्क को आगाह किया। कमरे के अंदर आने के बाद भी इसने अपने चेहरे से मास्क नहीं उतारा था और दस्ताने भी जाहिर है वो उतारने का इरादा नहीं रखता था। थैंक यू। मास्क ने जेबों में हाथ डालकर मास्क और दस्तानों की वैसी जोड़ी बरामद कर ली जो वो नौजवान पहना हुआ था। इन दोनों चीज़ों को पहनने के बाद वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। हुड को इसने सर पर इस हद तक आगे खिसका लिया था कि चेहरा भी अच्छा खासा छुप गया था। फी अमानिल्लाह। वो दरवाजे से निकलने लगा तो पीछे से नौजवान की आवाज़ सुनाई दी। वो ज़रा सा ठटका, लेकिन फिर रुककर कोई जवाब दे बगैर बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आप देख रहे हैं हमारा चैनल उर्दू दास्तान, और आपकी खिदमत में पेश की जा रही है उर्दू नावल इंतकाम की किस्त नंबर 190। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। इसने बहराम या किसी और हवाले से भी इस नौजवान को कोई हदायत नहीं दी थी। वो जानता था कि इसे सब कुछ समझा बुझा कर भेजा गया है और वो मामलात को बेहतरीन तरीके से संभाल लेगा। सिक्योरिटी कैमरों और गार्ड्स दोनों की नज़रों की जद में आने से बचने के लिए वो तेजी से सर झुकाए बैरूनी गेट से बाहर निकल गया और बाएं जानिब का रुख किया। बाएं जानिब से चक्कर काटकर जैसे ही अकबी हिस्से में पहुंचा, वहां तारीकी में एक जीप का हवाला दिखाई दिया। एहतियात के बायस जीप की सारी लाइट्स बंद थीं। इसके करीब पहुंचते से पिछली नशिस्तों की जानिब पुकारा गया, यहीं आ जाओ दोस्त, यहाँ तुम्हारे लिए बहुत जगह है। जब्बार अली की आवाज़ पहचानना इसके लिए कतई मुश्किल नहीं था। चुनांचे बिला झिझक जीप में सवार हो गया। इसके बैठते जीप हल्की सी गुर्राहट के साथ स्टार्ट हो गई और एक झटके से आगे बढ़ी। इसके अंदर बाहर की लाइटें अब भी बंद थीं। सब तैयारी मुकम्मल है? इसकी बेचैनी ने इससे सवाल करवा दिया। बेफिक्र रहो, सब रेडी है। मेरे बंदे मुझे मुसलसल मुहिंदर की लोकेशन से आगाह कर रहे हैं। आज का दिन इसने अपने रखेल के लिए मखसूस कर रखा है और इस वक्त घर से वहीं जाने के लिए निकला हुआ है। हम बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएंगे। जब बार अली ने इससे आगाह किया तो वो एक हुंकारा भरकर नशीस पर सीधा होकर बैठा और टांगों को जरा सा फैलाया। इसकी टांग नशीस के साथ खड़ी किसी शय से टकराई। इससे कबल के वो शय गिर जाती, इसने हाथ बढ़ाकर इसे संभाल लिया। मखसूस साख्त और सर्द लम्स ने इसे आगाह कर दिया कि वो क्या शय है। ड्रैगिनो है। जब बार अली ने इस राइफल को छूते हुए को महसूस कर लिया, ओह, उम्दा राइफल है। वो इस रूसी साख्ता स्नाइपर राइफल से अच्छी तरह वाकिफ था। ये अमूमी स्नाइपर राइफल्स के मुकाबले में सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी, जिसे हर बार फायर के बाद कॉक नहीं करना पड़ता था और इसकी रेंज 1000 मीटर थी। इस्तेमाल की है? जब्बार अली ने पूछा। अच्छी खासी मश्क है, लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे बैरेट MA 107 पसंद है। वो शूटिंग क्लब का मेंबर था। इसे शुरू से असले में दिलचस्पी थी, फिर मैडम एक्स की कैद में दी जाने वाली तरबियत ने इसे इन मामलात में मजीद ताक कर दिया था। तुम उस अमेरिकन राइफल की बात कर रहे हो जिसकी कारगर रेंज 1850 मीटर है? जब्बार अली ने चौंक कर इसे पूछा। हाँ वही। इसके मैगजीन में भी ड्रैगनों की तरह 10 गोले लगती हैं, लेकिन एक तो इसकी रेंज ज़्यादा है, दूसरे मेरा हाथ भी इस पर ज़्यादा साफ है, इसलिए मुझे वो ज़्यादा पसंद है, इसने बताया। मेरे लिए बहुत अहम खबर है। असल में भारतीयों के साथ एक टाकरे में बैरेट MA 107 अच्छे खासे मैगजीन के साथ हमारे हाथ लगी थी, लेकिन अफसोस हमारे साथियों में से कोई भी इसे इसकी असल अफादियत के साथ इस्तेमाल करने का अहल नहीं है। अगर मौका मिला तो मैं इस सिलसिले में तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगा और कोशिश करूँगा कि एक दो बंदों को बैरेट के इस्तेमाल में ताक कर दूँ। इसने जब्बार अली की बात सुनकर पेशकश की। अभी तो इस मामले को देखते हैं, होशियार रहो, हम अपने टारगेट से करीब हैं और अब हमें हरकत में आना है। जब्बार अली ने इसे आगाह किया। ज़रा सी देर में इनकी जीप दरख्तों के झुंड की आड़ में रुक चुकी थी। मोहिंदर को अपने रखेल के घर पहुंचने के लिए इस सड़क से लाजमी गुजरना पड़ता है, इसलिए हमने इसके लिए यहाँ घात लगा रखी है। जब्बार अली ने जीप से उतरते हुए इसे आगाह किया। पतली सी इस पहाड़ी सड़क के दोनों अतराफ में घने दरख्तों का सिलसिला था और वो हाथों में राइफल संभाले इन दरख्तों की आड़ में ही खड़े हुए थे। ड्राइवर अलबत्ता हस्बे हुक्म अपनी नशिस्त पर जमा हुआ था। वो बस पहुंच गया है।
جبار علی کے کان میں یقیناً کوئی آلہ لگا ہوا تھا اور اس سے اس کے ساتھی ہر لمحے کی خبر دے رہے تھے۔ جاروں کے ساتھی نے اطلاع دی تو وہ معاذ کو لے کر آگے بڑھا۔ آؤ۔ وہ اسے لے کر سڑک کے مزید قریب ہو گیا، لیکن تھے وہ اب بھی آڑ میں ہی۔ چند ثانیے مزید گزرے تو معاذ کو تاریکی اور سناٹے میں کسی جیپ کے انجن کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ جبار علی یقیناً اپنی غیر معمولی سماعت کے باعث یہ آواز پہلے ہی سن چکا ہوگا۔ سماعت سے بصارت کا سفر تیز سے طے ہوا اور سڑک پر متحرک روشنی دکھائی دینے لگی۔ اس روشنی میں معاذ کو سڑک پر پڑے وہ بھاری پتھر دکھائی دے جن کو ہٹائے بغیر وہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ مہندر کی جیپ کافی قریب پہنچ گئی تھی جب اس نے ان پتھروں کو دیکھا اور تیز سے بریک لگا کر جیپ روکی۔ جیپ بس چند انچ کے فاصلے سے ہی رکی تھی۔ اگر اسے ذرا سی بھی مزید تاخیر ہو جاتی تو تصادم کے نتیجے میں خوفناک حادثہ لازمی تھا۔ مہندر کی پیشانی سے موسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود پسینہ پھوٹ پڑا اور غصے میں اس کے ہونٹوں سے چند بھاری بھرکم گالیاں برآمد ہوئی۔ خوف اور تیش کی ان کیفیت سے گزر کر وہ اپنا لاہے عمل طے کر پاتا۔ اس سے قبل معاذ اور جبار علی اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ کون ہو تم اور تمہیں ہمت کیسے ہوئی ایک آرمی افسر کا راستہ روکنے کی؟ وہ یقینی طور پر گھبرا چکا تھا لیکن اس افسرانہ اکڑ کا مظاہرہ کرنے سے باز نہیں آیا جو چھوٹے افسران میں ضرورت سے زیادہ ہی موجود ہوتی ہے۔ ہمارا تعارف حاصل کرنے کے لیے تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ معاذ اور جبار علی اچھل کر اس کی جیپ میں چڑھ گئے۔ میں کیوں جاؤں گا تمہارے ساتھ؟ اترو میری جیپ سے۔ وہ اکڑ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے تو سنسار چھوڑ کر نرک جانا پڑے گا۔ اب فیصلہ کر لو کدھر جانا ہے۔ معاذ جس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا رائفل کی نال اس کی گردن سے لگا کر خوفناک لہجے میں بولا لیکن وہ ہکلایا لیکن یقین نہیں، تمہارا انکار تمہارے ساتھ تمہارے گھر والوں کی بھی زندگی خطرے میں ڈال دے گا۔ کیا مطلب؟ جبار علی کی دھمکی پر وہ اچھل پڑا۔ مطلب یہ کہ اس وقت تمہاری بیوی بچے بلکہ تمہاری محبوبہ کاجل بھی ہمارے رحم و کرم پر ہیں۔ اب گاڑی سٹارٹ کرو اور چپ چاپ ہم جہاں کہیں وہیں چلو۔ جبار علی کے سنگین لہجے کے ساتھ ساتھ اسے جیپ کے سامنے سے پتھر ہٹاتے لوگوں نے بھی اس کی بات ماننے پر مجبور کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے گھیرا گیا ہے۔ یہاں سے ٹرن لے کر واپس اوپر چلو۔ مہندر سنگھ نے حسب حکم جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھائے تو جبار علی نے نیا حکم صادر کیا۔ معاذ اس دوران گلو کمپارٹمنٹ کی تلاشی لے کر اس کے پسٹل اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ اسے وہ بنت انگور سے بھری ایک چپٹی سی بوتل بھی ملی تھی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ مہندر اس کے حکم کی تعمیل تو کر رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ اس پر جھنجھلاہٹ بھی طاری تھی۔ میرے ساتھ کچھ غلط کر کے تم بچ نہیں سکو گے۔ میں انڈین آرمی سے ہوں اور ہم اپنے ساتھیوں پر وار کرنے والوں کو کبھی شمع نہیں کرتے۔ ہماری بہادری کمزور عورتوں سیدھے سادے شہریوں پر ہی کام آتی ہے۔ ہم جیسوں کی تو دھول تک بھی تم نہیں پہنچ سکیں گے تمہارے بھائی بند۔ جبار علی نے تڑ سے اسے جواب دیا۔ معاذ نے بھی بے اختیار اس کی گردن پر رائفل کا دباؤ بڑھا دیا۔ پریویش اور اس کے خاندان کی دردناک موت کا دکھ قاتل کو سامنے پا کر مزید ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ بائیں طرف اوپر لے چلو۔ خاصا فاصلہ طے کر چکنے کے بعد جبار نے اس حکم دیا۔ وہ کیوں؟ سڑک سے ہٹنے کا حکم سن کر وہ بدکا اور جیپ روک لی۔ کیوں کہنے کی پوزیشن میں تم نہیں ہو؟ اپنی جان کی فکر کرو تو اپنے پیاروں کی جان گنواؤ گے۔ جبار علی نے اسے یاد دلایا کہ اس کے پیار ان کے قبضے میں ہے۔ تم مجھے بلف کر رہے ہو۔ میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر سے نکلا ہوں۔ کاجل سے بھی گھنٹہ بھر پہلے بات ہوئی ہے۔ اتنی جلدی تم کیسے ان سب کو بندی بنا سکتے ہو؟ اس نے اپنے شک کا اظہار کیا۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ ابھی تمہیں وشواس دلاتے ہیں۔ جبار نے لفظ وشواس پر زور دیتے ہوئے کہا اور پھر اپنے موبائل پر کال ملانے لگا۔ کال اس نے اسپیکر پر ڈال رکھی تھی اس لیے گھنٹی بجنے اور پہلے ہی گھنٹی پر کال وصول کیے جانے کی سب نے آواز سنی۔ یس باس، ذرا مہندر کی اس کی بیوی شالنی سے بات کراؤ۔ جبار علی نے حکم دیا۔ اوکے باس۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ جواب دیا گیا اور معمولی سے وقفے سے اسپیکر پر ایک عورت کی چیختی چلاتی آواز سنائی دی۔ مہندر کہاں ہو تم؟ ان لوگوں نے بچوں کو کمرے میں بند کر دیا ہے اور دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تم ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرو گے تو بچوں کو اور مجھے مار ڈالیں گے۔ دہشت سے عورت کی آواز پھٹی جا رہی تھی اور ہچکی اور سسکیوں کے درمیان اس نے بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ اپنے پتی کو بولو کہ تم سے بچوں سے اور اپنی محبت کا ثبوت دے اور شرافت سے وہ سب مان لے جو ہم اس سے کہہ رہے ہیں۔ جبار علی مہندر کو بات کرنے کا موقع دیے بغیر عورت سے مخاطب ہوا۔ بھگوان کے لیے ان کی بات مان لو مہندر، میرے بچوں کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ عورت کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ خوف و دہشت میں ڈوبی آواز میں کہے گئے اس کے الفاظ بھی ڈھنگ سے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ تم چنتا نہ کرو شالنی، خود کو اور بچوں کو سنبھالو یا میں سب سنبھال لوں گا۔ مہندر کے پسینے چھوٹ گئے تھے لیکن بیوی کے آگے اپنا بھرم قائم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر ابھی تمہیں وشواس نہ ہو تو تمہاری معشوقہ کاجل سے بات کروا دیتا ہوں، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں کہ فری ملے نہ ملے۔ وہ کیا ہے نا کہ اس جیسی عورتوں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، اپنی چوکٹ پر آنے والے ہر مرد کو گاہک سمجھ کر ڈیل کرنے لگتی ہیں۔ جبار علی گہرے طنزیہ لہجے میں مہندر سے مخاطب ہوا۔ مہندر نے اس کی بات کا کوئی جواب دینے کے بجائے خاموشی سے دوبارہ جیپ سٹارٹ کر دی اور اس کی بتائی ہوئی سمت میں چل پڑا۔
सड़क छोड़कर कच्चे पक्के रास्ते पर जाने से जीप को हिचकोले लगने लगे, लेकिन मोहिंदर अच्छा ड्राइवर था और आराम से जीप को बुलंदी तक ले गया था। थोड़ी सी पी लो, तुम्हारे नर्वस रिलैक्स हो जाएंगे। माज जो ज्यादातर खामोश बैठा रहा था, चिपटी बोतल की तरफ इशारा करके सपाट लहजे में बोला। महेंद्र को भी गोया इशारे ही का इंतजार था। इसने झपट कर बोतल उठाई और एक ही सांस में आधी खाली कर दी। वो यकीनन आधी शराबी रहा होगा जो एक साथ इतनी पी गया था। अब बोलो क्या चाहते हो। शराब ने इसे सहारा दिया था और इस बार कदरे सुकून से इससे सवाल कर रहा था। परिवेश उसके खानदान की बर्बादी का हिसाब। इस बार माज ने इसे जवाब दिया। परिवेश? वो चौंका। ये वही लड़की ना जिसने मेरे भाई नरेंद्र की जान ली थी। इसने नहीं, मैंने ली थी, और अब तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम जो बिगाड़ सकते हो मेरा बिगाड़ लो। तुमने कत्ल किया था मेरे भाई को, लेकिन क्यों? क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? मोहिंदर ने अंधेरे के बावजूद इससे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की। बिगाड़ा तो परिवेश ने भी इसका कुछ नहीं था, जो वो अपने आवारा साथियों के साथ इसे उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने इसे उस जैसों को सबक दिया कि कश्मीर की बेटियों की इज्जत इतनी कीमती है कि इसकी तरफ हाथ बढ़ाने का हर्जाना इन्हें अपने खून से भरना पड़ेगा। तो हमने भी फिर बता दिया कि वर्दी वाले की जान की कीमत क्या होती है। हिसाब बराबर हो गया। शराब ने इसका एतमाद जरूर से ज्यादा ही बहाल कर दिया था। जब भी इसने यूं आराम से अपने हाथ झटके जैसे धूल झाड़ रहा हो। हिसाब तो बराबर हो ही नहीं सकता। बस हम कुछ ना कुछ बतावे की कोशिश कर रहे हैं ताकि रोज़े हशर इन मजलूमों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े कि हमने इनके कातिल को आज़ादी से दंदनाने के लिए छोड़ दिया था। मोहिंदर देख तो सकता था कि माज की आंखों में रंज से सुर्खी उतरने लगी है। तो फिर ठीक है, कर दो मदावा, मार दो मुझे गोली। मोहिंदर ने बहादुर बनने की कोशिश की। इतनी जिंदगी के बदले में तेरी एक जान, वो भी गोली की आसान मौत से, भला ऐसे में दावा कैसे होगा? फिर क्या चाहते हो तुम? महेंद्र के लहजे से खौफ छलका। हम तेरी प्रेमिका और बीवी बच्चों को वीडियो कॉल पर लेते हैं। पहली गोली तेरी प्रेमिका को मारेंगे, फिर तेरी बीवी बच्चों को। वो सब मदद को तुझे पुकारेंगे, अपनी जिंदगियों के लिए हमारे आदमी के सामने गिड़गिड़ाएंगे। तो तुझे उन मजलूमों की तकलीफ का एहसास होगा जिस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे। मास के लहजे की सफाकी इसे अपने पूरे मंसूबे से आगाह कर रहा था। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मोहिंदर ने खौफ से खुश्क हो जाने वाले गले को तर करने के लिए थूक निकला। हम ऐसा ही करेंगे, बल्कि सब करने के बाद दोनों घरों में आग भी लगा देंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे तूने हाजी शेर खान के घर और कबीर के बाग में लगवाई थी। जारों ने इसी यकीन दहानी करवाई। नहीं, भगवान के लिए, वो सब निर्दोष हैं। तुम मेरे पापों की सज़ा उन मासूमों को नहीं दे सकते। मोहिंदर की बर्दाश्त जवाब दे गई। जिन्हें तुमने मारा वो सभी मजलूम और मासूम थे। यहाँ तक कि उनके ख़ानदान के किसी शख्स ने तुम्हें या तुम्हारे ख़ानदान को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई थी। जब तुम इन पर जुल्म कर सकते हो तो हम इनका बदला लेने के लिए बकौल तुम्हारे मासूम ख़ानदान को निशाना क्यों नहीं बना सकते? तुम इन्हें अपने सामने तड़प तड़प कर मरता देखोगे तो तभी तो तुम्हें तकलीफ़ महसूस होगी। जिस अस्पताल में पड़ा वो मासूम बच्चा गुजर रहा है, जिसे परवान चढ़ने की अभी अपने बाप के साए और माँ की मोहब्बत की ज़रूरत थी। ज़रा सोचो कि वो किस अजियत में है कि दवा के बगैर सो नहीं सकता, और जब होश में आ जाए तो अपने ख़ानदान की मौत के दर्दनाक मनाजिर इसे होशो हवास से बेगाना करके चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर देते हैं। तुमने जुर्म किया है, लेकिन बताओ उस मासूम ने किस गुनाह की सज़ा पाई? इसका जुर्म सिर्फ यही है ना कि वो एक कश्मीरी है और तुम कश्मीरियों के खून से होली खेलना अपना हक समझते हो। जब्बार अली के आंच देते लहजे में वो सारी तकलीफ मौजूद थी जो वो बचपन से लेकर अब तक देखने वाले मजालिम के नतीजे में अपने अंदर जमा करता रहा था। खुदा जालिम की रस्सी एक हद तक दराज करता है। समझो आज तुम्हारी रस्सी खींच जाने का वक्त आ गया है। माज़े जब्बार अली की बात आगे बढ़ाई। नहीं, भगवान के लिए नहीं, तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दो। वो गिड़गिड़ाने लगा कि जाए फरार तो कोई भी नहीं, एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम माल दौलत रुपया पैसा जो कहोगे मैं तुम्हें सब दे दूंगा, बस तुम मेरे परिवार को छोड़ दो। माज के अल्फाज ने इसके अंदर उम्मीद जगाकर लहजे में जोश भरा। रुपया पैसा? जब्बार अली तंजीह हंसी हंसा। तुम्हारी सरकार तुम्हें इतनी पगार तो देती नहीं देती कि इससे तुम जैसा छोटा अफसर रुपया पैसा और मालो दौलत जमा कर सके। तुमने जो कुछ मालपानी बनाया है वो हम कश्मीरियों की बोटियां नोच कर ही बनाया है, और अब तुम्हें इसी से हमारे खून की कीमत अदा करने चले हो। बोलते बोलते इसके लहजे में कहर उतरने लगा। फिर क्या चाहते हो तुम? मोहिंदर ने बेबसी से पूछा। खुदकुशी? खुदकुशी मतलब? मोहिंदर माज के सपाट लहजे में कैस किए गए मुतालबे पर हैरान हुआ। खुदकुशी मतलब आत्महत्या। तुम इस पहाड़ी से अपनी जीप नीचे गिराकर खुद अपनी जान लोगे? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? महिंदर हकलाया। बिल्कुल वैसे ही जैसे परिवेश ने कबीर के बाग में तुम जैसे भेड़ियों से बचने के लिए कुएं में कूदकर अपनी जान ली थी। सोचो क्या गुजरी होगी इस 18-19 साल की लड़की पर जो अपनी जान लेते हुए। अभी तो इसे बहुत जीना था,
डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा करती थी। मास का गला रूंधने लगा। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने बद किरदार भाई का इंतकाम लेने के लिए उस चिराग को बुझने से मजबूर कर दिया, जो अगर जलता रहता तो बहुत से लोगों की जिंदगियों में रोशनी बिखर जाती। वो अपने लोगों की खिदमत करती, दुखी इंसानियत के काम आती, लेकिन तुमने सब खत्म कर डाला। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने हाथों से अपनी जान लेते हुए चंद पल के लिए उसी अजियत से गुजरो जिससे परिविश गुजरी होगी। वो इस वक्त खासा जज्बाती हो रहा था। तुम्हारी ज़िंदगी में भी तो बहुत से ख्वाब होंगे ना। तुम भी ख्वाहिश करते होगे कि एक दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर आर्मी यूनिफॉर्म में तुम्हारी नज़रों के सामने हो, तुम्हारी बेटी सुर्ख जोड़े में घर से विदा हो और तुम इसके सर पर हाथ रखकर इसे नई ज़िंदगी की शुभकामनाओं के साथ अपना आशीर्वाद दो। बाप मरे तो इसके अर्थी को अपने हाथों से अग्नि दो। माँ को गंगा स्नान के लिए ले जाओ। बोलो, है ना तुम्हारे ये सारे ख्वाब? वो जज्बात में मुहिंदर पर जोर से चीखा। हाँ हैं, ये सारे सपने मेरे मन में हैं। महेंद्र की आवाज़ बहुत हल्की थी, लेकिन महसूस किया जा सकता था कि अब वो रो रहा है। बस तो अपने इन सारे ख्वाबों समेत मौत को गले लगा लो, जैसे परिविश लगाने पर मजबूर हो गई थी। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो मरना तुम्हें फिर भी पड़ेगा, लेकिन अपने हर प्यारे को खून में डूबी लाश देखकर यह फैसला तुम्हें करना है। सिर्फ तुम या फिर तुम्हारे समेत तुम्हारे सारे अपने। माज के लहजे में इसके लिए कोई नरमी नहीं थी। इस सब करके तुम बचोगे नहीं। दोनों सूरतों में आला पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन होगी और वो सारा कच्चा छट्टा खुल जाएगा। वो खुद डर चुका था, इसके बावजूद इन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा था। वो सब हमारे मसले हैं, अपने मसलों को हम खुद देख लेंगे, तुम बस अपना फैसला सुनाओ। क्या करूं मैं भगवान, ये किस मुश्किल में डाल दिया है तूने मुझे। माज के अटल लहजे में महेंद्र को सर के बाल नोच लेने पर मजबूर कर दिया। काल लगाओ जा रहा। ये शख्स अपनी आंखों से अपने प्यारों की लाशें गिरते देखने का ख्वाहिशमंद है। माज ने सर उस पाट लहजे में जब्बार अली को मुखातिब किया। इस वक्त इसके दिल पर इतनी सख्ती तारी थी कि मोहिंदर सिंह का रोना तड़पना इसे मुमने कर रहा था। इसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे परिवेश की रूह अपने साथ होने वाले इंसाफ का मंजर देखने के लिए इसके पहलू में आ खड़ी हुई है, और अगर मोहिंदर पर ज़रा सा भी रहम खाएगा तो वो ज़ख्मी रूह मज़ीद ज़ख्मी हो जाएगी। इस बात की क्या गारंटी कि तुम मेरे बाद मेरे परिवार के साथ कुछ बुरा नहीं करोगे? गारंटी के लिए काफ़ी है कि हम तुम्हारे जैसे बदखसरत नहीं हैं। इस बार जवाब जब बारिल ने दिया, जिसे टोका देते हुए बोला, बस अब अमल कर गुजरो, वरना हम हरकत में आ जाएंगे और फिर कुछ कभी नहीं रुक सकेगा। अभी इसने अपनी बात मुकम्मल ही की थी कि जीप का इंजन स्टार्ट हुआ और जीप एक झटके से आगे बढ़ी। कूद जाओ, जब्बार अली ज़ोर से चिल्लाया और खुद चलती जीप से छलांग लगा दी। माज ने भी ताख़ीर नहीं की, लेकिन जीप जिस रफ्तार से आगे बढ़ी थी, इसमें से छलांग लगाना एक ख़तरनाक अमल था। इसका जिस्म जीप से उछलकर निकलने के बाद जैसे ज़मीन से टकराया, अच्छी खासी ज़ोरदार चोट लगी और जिस्म ढलान पर दूर तक लुढ़कता चला गया। इस सब के बावजूद इसने हाथ से राइफल गिरने नहीं दी थी। तुम ठीक हो? जब्बार अली भागता हुआ इसके पास आया। वहाँ अच्छा खासा अंधेरा था, लेकिन जब्बार अली उर्फ जारो की गैर मामूली समाअत ने इसकी रहनुमाई की थी। हाँ मैं ठीक हूँ, आओ उस खबीस का इंजाम देखते हैं। वो हाथ पैर झाड़ता हुआ खड़ा हुआ। पैर में लगने वाली चोट ने इसकी चाल में हल्की सी लंगड़ाहट कर दी थी, लेकिन वो किसी किस्म की तकलीफ का इजहार किए बगैर जारो के साथ ऊपर की समत बढ़ता जा रहा था। आखिरकार वो उस मुकाम पर पहुंच गए जहाँ से जीप नीचे गिरी थी। खसकम जहाँ पाक। जब बारह ने बहुत नीचे गहराई में पड़ी जलती जीप को देखकर तबसरा किया, मरदूद मरते मरते हमें भी साथ देकर मरना चाहता था। माज ने अपने पास मौजूद मोहिंदर का पिस्टल गहराइयों के हवाले किया। जिनकी फितरत में ही खबासत और चालबाजी हो, वो आखिरी सांस तक इससे काम लेने की कोशिश करते हैं। जारो ने नफरत से तबसरा किया। हाँ, लेकिन या तो चोरों को मोर पड़ने वाली बात हो गई। तुम्हारे इस मीमक ने बड़ा काम दिखाया। औरत की आवाज़ की इतनी ज़बरदस्त नकाली की कि मिंदर को शक ही नहीं हुआ कि दूसरी तरफ इसकी बीवी नहीं है। इस हंसकर जारो के साथी की कारकर्दगी को सराहा। वो पैनिक था। आवाज़ की थोड़ी बहुत तब्दीली महसूस भी हुई होगी तो बीवी के दहशत ज़दा होने के ख्याल से इसने नोटिस नहीं की होगी। हमने इंसानी नफ्सियात के इन पहलुओं को सामने रखकर ही सारी प्लानिंग की थी, वरना हमारे पास तो इसकी बीवी या महबूबा में से किसी की आवाज़ का नमूना भी मौजूद नहीं था। वो बुलंदी से वापस नीचे की तरफ जाते हुए आपस में ये गुफ्तगू कर रहे थे।